हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय भी कुमार पर। दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के गणित विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो कि 2021 के मॉडल क्वेश्चन के सेट 2 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग खंड ये को देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक एक अंक का है और दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। इसमें पता करना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी कि 2 से 140 70 बार में, 2 से 70 35 बार में और 5 से 35 7 बार में। तो यहाँ 2 2 2 बार, 5 1 बार और 7 1 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बोलता है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि हो तो उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि x अक्ष को जो ये कर्व वाली लाइन आ रही है, x अक्ष को ये कर्व वाली लाइन जो आ रही है कितने बार विभक्त करता है, उतना ही पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो यह लाइन इसे 2 बार विभक्त कर रहा है, एक कर्व वाली लाइन इस एक्स अक्ष को 2 बार विभक्त कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या है। तो हम लोग इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर। चूंकि ये अंडर रूट 3 और इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो यह 3 ही कहलाएगा, इसलिए हम लोग 3 को क्या कर दिए, अंडर रूट 3 और स्क्वायर लिख दिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो यह हो गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ये माइनस बी यानी कि एक्स माइनस रूट 3 और होता है ये प्लस बी यानी कि एक्स प्लस रूट 3 और शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये x माइनस रूट 3 इसको भी 0 दे देंगे और x प्लस रूट 3 इसको भी बराबर 0 कर देंगे। तो x माइनस रूट 3 बराबर 0 और x प्लस रूट 3 बराबर 0। तो अब यहाँ से x को हम लोग रखेंगे ना, तो ये माइनस में रूट 3 है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो प्लस रूट 3 होगा। तो ये x बराबर होगा रूट 3 प्लस रूट 3 और इसमें फिर x को हम लोग रखेंगे तो ये प्लस में रूट 3 है, वह बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में रूट 3 आएगा। तो x बराबर होगा माइनस में रूट 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें हम लोग को देखना है कि किस ऑप्शन में द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और यदि हम लोग इसको हल करते हैं तो बाएं तरफ ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा और दाएं तरफ ये एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इस ऑप्शन में ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ये बाएं तरफ हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा और दाएं तरफ भी हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो दोनों तरफ जब एक्स स्क्वायर को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो कि यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं।
तो बाएं तरफ को हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा और दाएं तरफ को भी हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा। और ये दोनों एक्स स्क्वायर को जब हम लोग एक तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और द्विघात समीकरण के रूप में यह नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ये सही होगा जो कि द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न में चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि ऑप्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 से और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल। तो दो भिन्न वास्तविक मूल तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होंगे 0 से, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डैश का सार्व अंतर है। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। तो ऑप्शन है 4, 6, -4, -6। तो हम लोग जानते हैं कि सार्व अंतर बराबर होता है, क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a1 माइनस ये दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 10 माइनस पहला पद क्या है 4। तो 10 में से 4 को घटाते हैं तो बचता है 6, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर 10 और सार्व अंतर d बराबर 10 है तो तीसरा पद होगा। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो क्या निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, तो ये 2 बराबर ये 2 यानी कि तीसरा पद बराबर क्या होता है, ये प्लस 2d, ये प्लस 2d। तो यहाँ पहला पद ये दिया हुआ है 10 प्लस 2 गुने d दिया हुआ है 10। तो क्या आएगा, तो ये होगा 10 प्लस 10 गुने 2 बराबर होगा 20। और इस प्रकार 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो tan 26 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 डिग्री, चूंकि 64 को घटाते हैं 90 से तो क्या बचता है 26 बचता है। और cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जगह पर क्या है 64, तो होगा cot थीटा, cot थीटा और थीटा की जगह पर है 64 और नीचे में दिया हुआ है cot 64, तो क्या होगा cot 64। अब क्या हो रहा है कि cot 64 में cot 64 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस ये बराबर होगा। ऑप्शन है साइन ये, कॉस ये, टेन ये और कोसेक ये। तो यहाँ क्या करना है, सेक 90 माइनस ये का मान ज्ञात करना है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जहाँ की थीटा की जगह पर ये है इसलिए होगा कोसेक ये, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है। मूल बिंदु का निर्देशांक है। ऑप्शन है 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। तो यहाँ पूछा जा रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, और मूल बिंदु का निर्देशांक
जीरो जीरो होता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा 0 0। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ऑप्शन है 3 5 2 4 3 1 2 6। तो इसमें क्या करना है, तो बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, और यहाँ x1 का मान दिया हुआ है -3 और x2 का मान दिया हुआ है 7। तो -3 प्लस 7 बट्टा 2। अब 7 में से 3 को घटाते हैं तो बचेगा 4 बट्टा 2, और 2 से 4 को भाग करते हैं तो आएगा 2, आने की x जो होगा 2 होगा। फिर y बराबर भी हम लोग जानते हैं कि y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब y1 का मान दिया हुआ है 4 4 प्लस y2 का मान दिया हुआ है 8 8, और बट्टा में क्या होगा 2। और अब 4 और 8 को जोड़ते हैं तो आता है 12 और बट्टा में 2। अब 2 से 12 को भाग करते हैं तो आता है 6, आने की y होगा 6 और x होगा 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ एवं कोण ये बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण एफ की मान ज्ञात करें। यानी कि यह त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज ये बी सी है, क्या है ये बी सी है, और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये का मान, कौन ये का मान दिया हुआ है 40, बी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 80, तो सी का मान क्या होगा, और जो सी का मान होगा वही तो कौन एफ का मान होगा, जो सी का मान होगा वही कौन एफ का मान होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 120। तो 180 में से हम लोग 120 को घटा देते हैं तो क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि कोण सी का मान 60 होगा। इस प्रकार कोण एफ का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। यदि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तो ए सी का मान होगा। ऑप्शन है 5√3 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ये बी सी है, ये बी सी है, जिसमें बी समकोण है, यानी कि बी समकोण है। तो और बी सी का मान भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ये बी का भी मान 4 सेंटीमीटर होगा। चूंकि यह त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी दो भुजा बराबर है, तो ये सी का मान क्या होगा, ये सी का मान क्या होगा, तो ये सी क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है, यानी कि ये सी बराबर होगा, ये सी बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब क्या है 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इसको हम लोग लिखेंगे 16 + 16 तो हो जाएगा अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, 4 रूट
2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न में चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चाप, चापकर्ण, व्यास, इसमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो कहता है कि किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसका होगा आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो इसमें 2π का मान क्या लेंगे हम लोग? 22/7। और यार का मान क्या आया? 7 सेंटीमीटर। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुने 22 बराबर क्या हो जाएगा? 44 और सेंटीमीटर। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। वृत्त की परिधि क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न में चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुने पाई का मान होगा 22/7 गुने आर का स्क्वायर। तो यार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। तो 7 से यह 7 कट जाएगा और 2 से यह 22 कट जाएगा 11 बार में। तो 11 को गुना करेंगे 7 से, तो 11 सत्ते 77 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ त्रिज्या भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होगा? 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर और माइनस क्या है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 को गुना करेंगे, 22 को गुना करेंगे 7 से, तो क्या होगा? तो 154 होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 में से 14 को घटाते हैं तो बचेगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक है। ऑप्शन दिया हुआ है 7 8 9 3। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? बहुलक, यानी कि बहुत बार आने वाली संख्या। तो बहुत बार आने वाली संख्या 9 है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता है। ऑप्शन है 1/3, 1/6, 2/3, 5/6। तो यहाँ क्या है? 5 पाने की प्रायिकता, यानी कि पासे में कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है? 6, चूंकि
पासे में 1 से 6 तक की संख्या अंकित रहती है, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या 6। अब उसमें 5 कितने बार रहता है? तो 5 रहता है 1 बार, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अब प्रायिकता पूछा गया है। प्रायिकता PE बराबर होता है NE बट्टा NS, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों अथवा अंकों में से सही शब्दों अथवा अंकों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें क्या करना है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों अथवा अंकों में से सही शब्द और अंक को रिक्त स्थानों में भरना है। तो प्रश्न है 6/15, क्या है? 6/15। इसे हम लोग यदि 3 से विभाजित करते हैं तो अंश और हर दोनों कटता है, तो 3 से 6 2 बार में आता है और 3 से 15 5 बार में आता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2/5, और यहाँ हर का गुणनखंड 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप डैश होता है, यानी कि x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप डैश होता है। तो ऑप्शन है ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये x माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0, तो ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का डैश कहते हैं। ऑप्शन है मूल और विविक्तकर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्तकर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन विविक्तर सही होगा। विविक्तर सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। साइन ये का व्युत्क्रम, ऑप्शन है कॉस ये कोसेक ये। तो साइन ये का व्युत्क्रम, साइन ये का व्युत्क्रम यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन ये, और 1/साइन ये बराबर होगा कोसेक ये। क्या होगा? कोसेक ये, इसलिए ऑप्शन कोसेक ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बिंदु 2 5 की एक्स अक्ष से दूरी डैश है। ऑप्शन है 7 और 5। तो बिंदु 2 5 की एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो उसकी दूरी क्या होती है? तो वाई अक्ष, इसलिए ऑप्शन 5 सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। ऑप्शन है समरूप सर्वांगसम। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसलिए ऑप्शन समरूप सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन है एक और अनंत। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन अनंत सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर और पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन पाई आर स्क्वायर सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि 3 4 5 17 x का माध्य 6 है तो x बराबर होगा, माध्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6। तो x का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या। तो सभी प्रेक्षणों क्या है? 3 + 4 + 5 + 17 + x बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या है?
तो प्रेक्षणों की संख्या है 5, यानी कि कितना प्रेक्षण है, तो 1 2 3 4 5, इसलिए प्रेक्षणों की संख्या होगा 5 और बराबर माध्य दिया हुआ कितना 6। अब क्या करते हैं, इस सभी को जोड़ते हैं, तो 3 और 4 7 और 5 12 और 17, 12 और 17 क्या होता है 29, क्या होता है 29 प्लस x बट्टा 5 बराबर 6। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, और इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 29 और प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 29 प्लस x बराबर, ये 5 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 30। अब x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो x बराबर होगा 30 माइनस 29, तो क्या होगा 29 को 30 से घटाते हैं तो आता है 1, जो कि ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, यदि E एक निश्चित घटना हो तो इसकी प्रायिकता PE बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0 और 1, तो निश्चित घटना आने की, निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होती है 1, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा।